नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। चौथे चरण के बाद पांचवें चरण को लेकर अब शोर और जोर दोनों ही तेज हो चुका है। नेताओं के बीच में जुबानी जंग है, कहानी आ चुकी है विदाई से लेकर खटाखट तक। अब कौन खटाखट जीतने वाला है और कौन खटाखट टूटने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जानेंगे कि दिल्ली के अंदर सियासी फिजाई की शोर बह रही है। शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर पांच चरण जब होने वाला है तो फिजाई की शोर जारी है। इंडिया वर्सेस एनडीए क्या देखने को मिल रहा है और 400 पार का नारा दम होने वाला है या बेदम दिखने वाला है। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे समय के बाद हम फिर से जुड़ रहे हैं। दिल्ली की सियासी फिजाई क्या कुछ कह रही है? 4 चरण में किसको आप देख रहे हैं कि जीत के करीब पहुंच गया, सरकार बनाने के करीब है, और कौन पीछे धकलता? बीजेपी की गाड़ी 4 पहियों पे चल रही थी, चारों पहियों में पंचर हो चुका है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आजकल वो मैंने बताया ना कि ट्यूबलेस टायर चलते हैं, तो ट्यूबलेस टायर में जब पंचर होता है तो धीरे धीरे हवा निकलती है। 4 चरणों तक आते आते चारों टायरों की हवा निकल चुकी है। बचे हुए 3 चरणों में गाड़ी फ्लैट होकर खड़ी हो जाएगी। यही देखिए, इंडिया अलायंस भी कह रहा है कि हम एक और एक मिलकर 11 बन रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले 9-2-11 हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, 9-2-11 होने वाले हैं। आप उनके भाषण देख लीजिए, उनकी बौखलाहट देख लीजिए, जहाँ भी जा रहे हैं वो उनके पास कुछ सब अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं वो। कभी कहते हैं तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, कभी कहते हैं तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, कभी वो मटन मछली पे आ जाते हैं। देश हित की कोई बात कर पा रहे हैं क्या? वो नहीं कर पा रहे। उन्हें दिख गया है मेरा डब्बा गोल है, प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। 4 चरण आज भी प्रूफ लेकर आए। चलिए, प्रूफों पर अक्सर फेमस हो चुके हैं शर्मा जी दिखाइएगा कि क्या प्रूफ है, क्योंकि आंकड़ा दोनों तरफ से दिया जा रहा है। एक तरफ 400 पार और एक तरफ कहा जा रहा है कि 300 के साथ सरकार। 2 चरणों के बाद की चुनाव की जो रिपोर्ट है, 2 चरणों के बाद की चुनाव की रिपोर्ट दी, जो 400 पार के दावे की इनकी हवा निकल गई। 298-99 सीट पे आके टिकट के टिक गए हैं। 400 पार का तो अब इनके मुंह से आपने सुना ही नहीं होगा ना। अब तो बस ये कह रहे हैं कि बस हमें जिता दो, हमें जिता दो, हमें जिता दो, हमें जिता दो। हालत इनकी ये हो चुकी है। अभी इतनी उनकी याददाश्त इतनी मोदी जी की कमजोर हो गई है। कल परसों उनका इंटरव्यू चल रहा था, आपने देखा होगा ना। कौन राहुल? अरे भाई, सुबह शाम राहुल की माला जपते हो, उठते बैठते सोते जागते उसका नाम लेते हो और फिर पूछ रहे हो कि कौन राहुल? नाक में दम हो गया ना, नाक में नकेल डल गई ना। जी जी, आपने इंटरव्यूज की बात की है, पीएम मोदी लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। पहले आप भी सवाल करते थे कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, आखिर इस चुनावों में ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं? देखिए जी, इंटरव्यू जो है वो दे रहे हैं। इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों में बहुत चीज़ का फर्क होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है खुले में, सारे प्रेस वालों को बुलाया जाता है। अब उनके इंटरव्यू में कौन आना है? उनके चुने हुए, जो उनके खास जो गिने जाते हैं, वो लोग उसमें इंटरव्यू आ रहे हैं। और सीधी सी बात है, सारे के सारे इंटरव्यू हो रहे हैं पीएम हाउस में बैठ के। पीएम हाउस में वो बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। पहले कैमरा माइक सब सेटअप तैयार हो जाता है, सवाल उनको दे दिए जाते हैं, क्या आपने पूछना है क्या नहीं पूछना है। उसके बाद पूरा एडिट करके उसके बाद वो चलाया जाता है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूँ, एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दो, जैसे हम खड़े आज लाइव हो रहे हैं, आप खड़े होकर एक बार लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दो, आपकी सारी की सारी जमीन है कि ना जमीन पे आ जाए तो बात। समझना चाहूंगी ऐसा क्या हुआ कि 4 चरण के बाद पीएम मोदी को इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ी? हालांकि डिबेट की भी चर्चा चल रही थी कि राहुल वर्सेस मोदी डिबेट हो। वही बात है ना उनकी। अब आपने देखा ना डिबेट के लिए कैसे तुम दबा के भागे हैं। अच्छा नहीं लगता है कहना, ये शब्द कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे मोदी जी की हालत देखो ना। एक डिबेट का चैलेंज दिया था, उसके बाद वो डिबेट नहीं कर पाए उनसे। डिबेट तो दूर की बात है, अब अपने 4 या 5, कभी अंजना ओम कश्यप, जिसके मुंह से आपने सुना होगा मैं अंजना ओम मोदी, नहीं सॉरी मैं अंजना ओम कश्यप, ये उनके मुंह से निकलता है। तो उनके आप खुद ही देख लो। और उनके सवाल क्या होते हैं? आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो। मोदी जी आप थकते क्यों नहीं? मोदी जी आप कौन सा टॉनिक लेते हो? मोदी जी आप बटुआ रखते हो या नहीं रखते? ये उनके सवाल है। इसे इंटरव्यू कहते हैं, इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। आपने महंगाई के बारे में बात करी, आपने मणिपुर के बारे में बात करी, आपने महिलाओं की अस्मिता के बारे में बात करी, आपने देश में फैली अराजक व्यवस्था के बारे में बहुत बात करी, आपने प्रज्वल रेवन्ना के बारे में बात करी। किसी भी पत्रकारों ने जिन्होंने भी उनका इंटरव्यू लिया है, किसी ने भी आज की डेट में सबसे बड़ा अभियुक्त है महिलाओं के साथ बलात्कार करने में 3000 से ज्यादा उसकी सीडी रिलीज हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस पर खूब चर्चा की है, वार भी की है कि कुछ दम नहीं है इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस पार हो गया जी, इस बार सरकार आएगी, इंडिया अलायंस की हालत में आएगी। नारा पीएम मोदी का चेहरा, मोदी मैजिक। और अब तो कहा जा रहा है कि मोदी मेहनत करता है, मिशन लेकर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है जो भ्रष्टाचार या परिवारवाद जैसा मुद्दा रखती है। मेहनत करते हैं और मिशन लेके चलते हैं। क्या मेहनत करते हैं वो? कि मेरे जो दूसरी पार्टी के बलात्कारी हैं वो मेरी पार्टी में आके सेफ कैसे हों, वो ये मेहनत करते हैं। दूसरी पार्टी में जो अगर शामिल है या उनकी पार्टी के दुराचारी, उनको कैसे बचाया जाए, वो मेहनत कर सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को मैं कैसे बचाऊं। अगर उसका टिकट काटना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, दबाव में आके उसका टिकट काट दिया, लेकिन उसके बेटे को टिकट दे दिया, मैं उसे कैसे बचाऊं। राम दुलार गौंड है, मैं उसे कैसे बचाऊं। मैं अपनी दुराचारी प्रज्वल
तमन्ना को कैसे बचाऊं, वो मेहनत करते हैं इस चीज पे। वो मेहनत करते हैं कि दूसरी पार्टी में जब तक वो है भ्रष्टाचारियों को मैं कैसे बचाऊं, कैसे उनके केस खत्म करवाऊं। सबसे बड़ी बात, आपने अजीत पवार का घोटाला देखा, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री ने स्वयं लगाया था। आज उनका मामला खत्म करने की कगार पे, और उनकी बीवी का जो था 25,000 करोड़ के घोटाले की आरोपी थी, वो उनकी वाइफ, उनका मामला खत्म कर दिया। प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र में बाकायदा ईडी ने उसकी सीबीआई और ईडी ने सीबीआई ने उसकी फाइल ही गायब कर दी। वो मेहनत करते हैं इस वजह से कि मेरे पार्टी के जो बलात्कारी हैं, दुराचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, मैं उन्हें कैसे बचाऊं। वो जनता के लिए मेहनत नहीं करते। जनता के लिए मेहनत करते होते तो आज उन्हें दुनिया भर के गाने गाने की जरूरत नहीं होती। जनता अपने आप वोट दे देती। जनता को चाहिए क्या? काम चाहिए। जनता को अपने हित का मतलब चाहिए। जनता को रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए। उन्हें अगर वो आसानी से मिल रही है तो कोई परेशानी नहीं है। वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्या परेशानी है जनता को वोट देने में? चुनाव जितना महत्वपूर्ण माना जा रहा था, चुनावों की चर्चा जितनी थी, आपको लगता है कि इस चुनावों में उतने ही मुद्दे उठाए गए या फिर मुद्दे भटकाए और बदले गए? जी जी जी, जिस हिसाब से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा था, और ये मोदी सरकार उस पर लगातार गिरी थी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा उठा था, उस पर मोदी सरकार गिरी, और यह दुराचारियों का मसला, उस पर मोदी सरकार गिरी। इमीडिएट इन्होंने मुद्दे भटकाने में तो माहिर है। इमीडिएट इन्होंने मुद्दे भटका के क्या लिया? अरे तेजस्वी यादव तो जो मटन खा रहा था, मछली खा रहा था। भाई ये चुनाव का मुद्दा है क्या? कौन क्या खा रहा है उससे मुझे क्या मतलब भाई? ये कुछ भी खाए, मैं कुछ भी खाऊं, आप कुछ भी खाओ, मुझे इस चीज से क्या लेना देना? जो खा सकता है वो खाएगा। किसी के खाने पीने पे आप रोक लगाओगे? आपने फौरन मुद्दा भटका दिया। जब आप आते हो मुद्दे की बात आपसे करेगी, मैं से मणिपुर को बात करते हैं, मणिपुर की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, किसी की बात नहीं करी इन्होंने। महंगाई आज चरम सीमा पर पहुंची हुई है, हर आदमी महंगाई से परेशान है, उसके बारे में बात ही करना बंद कर दिया। मुद्दे भटका दिए, मुद्दे भटका के कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी पाकिस्तान, कभी भैंस, कभी मटन, कभी मछली, कभी मंगलसूत्र। ये क्या चुनाव के मुद्दे होते हैं? चर्चा चल रही है वो खटाखट शब्द पर चल रही है। आपने भी सुना होगा पीएम मोदी का वो बयान कि खटाखट चार्ज उनके बाद शहजादे छुट्टियों पर जाने वाले हैं, टूट पड़ने वाली है, फूट पड़ने वाली है इंडिया अलायंस में। इंडिया अलायंस में मैंने जब आपसे शुरुआत से जनवरी में मेरी मुलाकात आपकी हमारी हुई थी, मैंने कहा था ना कि इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा सारे इकट्ठे होते चले जाएंगे। और आज की डेट में सारे इकट्ठे हैं। एक ममता बनर्जी जी के लिए बार बार कहा जाता है कि ममता बनर्जी बाहर हो गई हैं, ठीक है, उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए, लेकिन आपने देखा होगा कि कल का ममता बनर्जी का बयान जो है, उन्होंने भी कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार में आएगी, मैं उसे बाहर से समर्थन दूंगी। तो कहां से फूट पड़ गई? कैसे फूट पड़ गई? फूट तो तब पड़ती जब बात नहीं होती। बस चुनावों में सर पीएम मोदी आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस खटाखट टूटने वाला है और फूट पड़ने वाली है? कुछ तो मायने होंगे कहीं ना कहीं, कोई तो समीकरण उनके पास भी होगा। उनके समीकरण सारे के सारे फेल है। आप इस चीज को खुद ही देख लीजिए। 31 मार्च को जब रामलीला मैदान में रैली हुई थी, सारा का सारा इंडिया गठबंधन वहां जुटा था ना। ये तब भी कह रहे थे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। सारे वहां पहुंच गए। उसके बाद सारे के सारे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और कांग्रेस के पार्टी के भी लोग यहाँ मौजूद हैं। सब जगह मिलजुल के चुनाव लड़ा जा रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया कुमार के साथ पूरी आम आदमी पार्टी खड़ी होकर चुनाव लड़ रही है। पश्चिमी दिल्ली में जिस हिसाब से 4-3 की सीटों का है, हर जगह एक साथ सारे मिलकर चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो खामाखा लोगों को भरगलाने वाली बात है, भरमाने वाली बात है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, फूट पड़ जाएगी, हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे तुम अपना कुनबा तो संभालो। तुम्हारे सांसद छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। हरियाणा का सांसद जो है उसमें आ गया, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गया। राजस्थान से भी बीजेपी का एमपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गया। उनको संभालो, तुम अपने कुनबे पे ध्यान रखो, हमारी तरफ मत देखो। हम तो समंदर है साहब, हमारे में से एक लोटा कम भी हो जाएगा, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। एक और एक इसी है, उसको संभाल के रखो। वाकई 1 और 1 11 हो रहा है इस चुनाव में। 1 और 1 11 हो चुका है और पूरी तरह मजबूती से खड़ा है, पूरी तरह मजबूती से खड़ा है। आप यहाँ देख लीजिए, लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सारे बाशिंदे मौजूद हैं। इंडिया अलायंस की ओर से कहा जा रहा है सर कि पीएम मोदी रिटायर्ड हो चुके हैं, योगी जाने वाले हैं, अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे अगर इनकी सरकार आती है। आखिर ये बयान क्यों दिया जाए? क्या जनता को भ्रमित किया जा रहा है ताकि वो मोदी के नाम पर वोट डाले? देखिए जी, मोदी के नाम पे वोट डालने तो वैसे ही बंद हो चुके हैं। सीधी सी बात है, मोदी जी के नाम का तो डंका जितना बजना था वो बज चुका। सारी विश्व में डंका बज रहा है इनका, हालत इनकी खराब हो चुकी है। अब किसी भी तरह से इनको चाहे मोदी जी के नाम पे मांग लो, चाहे योगी जी के नाम पे मांग लो, चाहे मुसलमानों के नाम पे मांग लो, चाहे पाकिस्तान के नाम पे मांग लो, वोट इन्हें मिलने वाले हैं नहीं। कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की, मुसलमान
मुसलमानों को सिर्फ ठगा है, लूटा है, देश की जनता को लूटा है, वो आगाह कर रहे हैं कि जाग जाइए, फिर से भाजपा सरकार। अगर वो कह रहे हैं मुसलमानों को ठगाया, मैं कहता हूं जब से हमारी पहली कैबिनेट बनी थी 1951 में, हमारे पहले आम चुनाव हुए थे, सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे हमारे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगर मुसलमानों को ठगना होता तो मुसलमानों से प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री नहीं बनाते। उसके बाद पहले राष्ट्रपति के बाद हमारे दूसरे तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, उन लोगों को राष्ट्रपति पद से नहीं नवाजा जाता अगर मुसलमानों को ठगने का काम करते। तो क्या ठगने का काम करा? उनको लगातार उत्थान का काम करा, उनके लिए लगातार चुनावों में हिंदू मुसलमान क्यों? मोदी जी का फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं बार बार कहता हूं उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी, उन्होंने हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। वो उसी चीज को लेकर चलना चाहते हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का उनका सब्जेक्ट जो है वो हिंदू मुस्लिम से निकलता है, वहीं से शुरू होता है, वहीं पे खत्म हो जाता है। आखिरी सवाल ले रहे हैं क्योंकि हमने दिल्ली की फिजाओं की बात की है। 7 लोकसभा सीटें, क्या लगता है इंडिया अलायंस क्या 7 में से बीजेपी से छीन पाएगी कोई एक सीट, या फिर मुश्किल है? 7 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में आ चुकी हैं। एक अकेली सीट पे जिसपे दावा ठोका जा रहा था कि जिसपे इन्होंने अपना कैंडिडेट भी रिपीट करा, कन्हैया कुमार वाली सीट, जिसपे तिवारी को दोबारा उठा दिया, मनोज तिवारी को, वो भी सीट गई अब इनके हाथ से। बीजेपी के खाते में एक भी नहीं जाने वाला। खत्म। एक आखिरी सांसद थे इनके नाम लेवा, जिनका इन्होंने टिकट रिपीट करा था, वो भी गए। तो क्या इंडिया अलायंस की लहर चल रही है दिल्ली के अंदर? जी बिल्कुल, इंडिया अलायंस टोटली है, हर तरह से, हर जगह इंडिया अलायंस के नारे हैं, हर जगह इंडिया अलायंस की चर्चा है। बच्चे से, बूढ़े से, नौजवान से, किसान से, महिला से, पहलवान से, किसी से भी आप पूछ लो वोट किसको जाएगा, सब एक ही नाम लेंगे, इंडिया अलायंस। सीधी सी बात है, किसी से भी आप पूछ के देख लो। ये मुद्दों से परेशान हो चुकी है जनता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लोगों को रोजी रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, उन्हें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए। कितनी पुरानी दिल्ली का ये इलाका कब से है? आज तक यहाँ कभी कोई दंगा हुआ? आज तक कभी यहाँ कोई तनाव हुआ? कभी नहीं हुआ। आराम से लोग रहते हैं, शाहजहां के टाइम से, अंग्रेजों के टाइम से। शर्मा जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। 4 जून को लेकर तमाम पार्टियों के गठबंधन के दावे हैं, अपने आंकड़े दिए जा रहे हैं कि 400 के साथ हम सत्ता में आ रहे हैं और कहीं पर 200 पार की बात कही जा रही है। लेकिन दिख रहा होगा कि 4 जून को कौन पास और कौन फेल, कौन बनाने जा रहा है सरकार और कौन होने वाला है सत्ता से बाहर।